सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर हम बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह बात हम ईरान अमेरिका इजरायली जंग से ही शुरू करते हैं। ट्रंप पीछे नहीं हटते किसी भी तरह की जुगलबंदी करने से, पंगा लेने से। एक बार दोबारा से ट्रंप ने एक मैप पोस्ट किया है जिसने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताया है। और इस पर ज़ाहिर सी बात है कि ईरान को तो तल्खी मचेगी ही। ईरान क्या बोल रहा है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए सोशल मीडिया पर मैप पोस्ट किया है। ट्रंप के पोस्ट के बाद ईरान के जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं, काज़ेम गरीबाबादी, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताना सिर्फ एक गलतफ़हमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप को जल्द ही समझ आ जाएगा कि इसी समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप में पोस्ट ने क्या लिखा जिसके बाद विवाद हुआ, ये भी जानना ज़रूरी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ग्राफ़िक पोस्ट किया जिसके ऊपर नया अमेरिकी क्षेत्र लिखा, न्यू अमेरिकन एरिया। इस मैप में हॉर्मुज़ स्ट्रेट और उसके आसपास का समुद्री इलाका दिखाया गया था। इसमें ईरान, ओमान और यूएई के हिस्से भी नज़र आ रहे थे। सीधा जवाब है नहीं। अ देखिए, ट्रंप ये बोलें कि जो ये हॉर्मुज़ है, अमेरिका का हिस्सा हो सकता है ट्रंप के कहने से। तो देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच एक समुद्री इलाका है और इस रास्ते से दुनिया के कई देशों के तेल और गैस से भरे जहाज़ गुज़रते हैं। तो इसलिए अगर कोई एक मुल्क ये बोले कि ये हमारा है, ये ठीक नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के जहाज़ों को इस रास्ते से आने-जाने का अधिकार है। तो कोई एक देश दावा कर नहीं सकता, वैसे तो ये लीगली हो गया। दूसरा, स्ट्रैटेजिक तौर पर ईरान को बढ़त है क्योंकि ईरान के बहुत नज़दीक है और ईरान बड़े आसानी से वहाँ पर उस ईरान ने उस इलाके में आपको पता है कि एंटी जो टैंक माइन्स हैं, एंटी जो जहाज़ जो हैं वो माइन्स बिछा रखी हैं, तो अगर कोई समुद्री जहाज़ वहाँ से गुज़रेगा तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ख़ैर, हुर्मुज़ स्ट्रेट का उत्तरी हिस्सा ईरान के पास है, जबकि दक्षिणी हिस्सा आपको पता है ओमान के मुस्दम इलाके में लगता है। फ़ारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज़ इसी रास्ते से अरब सागर और फिर हिंद महासागर की ओर जाते हैं। तो ख़ैर, अब बताया कि कागज़ों में तो किसी एक देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पर ओमान और आप देखिए कि जो यूएई को भी वो हिस्सा टच करता है, लेकिन बड़ा हिस्सा आप देखेंगे तो ईरान को टच करता है। तो ख़ैर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, कतर, ये सारे फ़ारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच का जो ये सारा मामला है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान स्ट्रैटेजिकली ईरान को बहुत सूट करता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के बदले ईरान की 6 शर्तें हैं, ये भी आपको पता है। अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पूरी तरह बंद हो। उसमें आपको पता है कि ईरान माँग कर रहा है कि जो साउथ लेबनान में हो रहा है, उसको भी बंद किया जाए। हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ बंद हों, तो ये ईरान की माँग है। ईरान के आसपास की जो अमेरिकी मिलिट्री नौसेना घेराबंदी हैं, वो सारी हटाई जाएँ। आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी घेराबंदी भी है और मिडल ईस्ट में बहुत सारी जगह पे मिलिट्री स्टेशंस अमेरिका के हैं। ईरान पर लगे जितने भी बैन वगैरह हैं, वो हटाए जाएँ। नेटो में भी आपको पता है कि ईरान के ऊपर बहुत सारे बैन लगे हुए हैं। विदेशों में ईरान की जो संपत्तियाँ फँसी हुई हैं, वो जारी की जाएँ। आपको पता है कि बहुत सारी पेमेंट्स जो ईरान की रोकी हुई हैं। युद्ध में हुए नुकसान का मुआवज़ा दिया जाए और छठा जो है, अमेरिका वादा करे कि वह आगे ईरान को धमकी नहीं देगा और उसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं चलाएगा। तो ख़ैर, ये है मामला, देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। 70 साल पहले भी फ़ारस की खाड़ी का नाम लेकर विवाद शुरू हुआ था और 1950 के दशक भी आप याद करेंगे तो उसमें 1955 वगैरह में ब्रिटेन का भी आपको ज़िक्र दिखेगा। उस फिर
आपको दिखेगा कि फ्रांस भी एक टाइम पे एक्टिव है इस इलाके मिडल ईस्ट में, फिर अमेरिकन रोल भी आपको दिखेंगे, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है, लेकिन अभी के लिए तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप का दावा या फिर ईरान ये बोल दे कि हमारा इलाका ये ठीक नहीं है। ठीक है कि स्ट्रैटेजिक तौर पर दोनों मुल्क वहाँ पर आज के टाइम पे मिलिट्रीली दोनों प्रेज़ेंट हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अगले साल और बढ़ सकती है महँगाई, खाने-पीने की चीज़ें महँगी होगी। ये रिपोर्ट किसकी है और क्या आगे फिर कैसी तैयारी करें लोग? क्योंकि जो महँगाई की मार है वो तो अभी नहीं झेली जा रही, जिस जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऊपर से पेट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी होती है, ट्रांसपोर्टेशन से हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर इसका मतलब अगला साल भी मंदा ही रहने वाला है आम लोगों के लिए? देखिए 2027 तक भारत सहित दुनिया भर में खाने-पीने की चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ सकते हैं। ये एक बार के लिए पढ़ने में ये खबर आपको सही लगती है। और ये अलर्ट भी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो फ़र्म है जेपी मॉर्गन उसने जारी किया है। फर्म ने दावा किया है कि अल नीनो से मानसून कमजोर होने के कारण और अमेरिकी ईरान की जो जंग हुई है उससे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण और महंगी जो आपको पता है कि फर्टिलाइजर जो है इस रूट से बहुत गुजरता है, तो उस उसका खेती पे असर पड़ा है। तो खाने पीने की चीजों के दाम 5% तक बढ़ सकते हैं। 2026 की पहली 6 माही में ये आंकड़ा 2.8% था और ये अगले जो साल की पहली 6 माही में आपको 5% तक बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो ये चेतावनी बहुत मायने रखती है। आपको भारत में भी आपको देखिए कि भारत में फर्टिलाइज़र काफ़ी महँगा हुआ है और लगातार कमी भी है। 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ भी भारत सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। वो सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं। महँगाई का रिटेल इन्फ्लेशन आपको देख ही रहे हैं कि कैसे वो गरीब आदमी की कमर तोड़ रही है। आप देखेंगे तो दुनिया का 42% यूरिया और 27% अमोनिया मिडल ईस्ट यानी अरब के देशों से आता है। अगर वहाँ युद्ध और तनाव के कारण सप्लाई रुकी रही तो दुनिया भर में खाद की किल्लत भी होगी, फर्टिलाइजर्स की किल्लत भी होगी और दाम आसमान छूने लग सकते हैं। गैस की कीमतों का तो आपको पता है, एलपीजी वगैरह, और आपको पता है भारत में कमर्शियल सिलेंडर भी महंगे हुए। तो ये है, सुधरने में लंबा समय लग सकता है। ये हालात अब इतने नाजुक हैं कि ये 1 साल में जाके ठीक हो जाएँ, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। लेकिन 1 साल में ठीक होने का बहुत मुश्किल है, 1 से 5 साल तक भी इस मामले में लग सकते हैं। तो ख़ैर अभी देखते हैं कि स्थिति क्या है, 3 लाख करोड़ रुपए का तो भारत के ऊपर अलग से जो बोझ है वो बढ़ेगा ही, सरकार के सामने बड़ी चुनौती दिख रही है। तो यही है। अल नीनो भारत के मॉनसून का दुश्मन तो है। ला नीनो दोस्त माना जाता है, लेकिन ख़ैर भारत में अभी जिस जिस हिसाब से भादव है, भादव की आज हम देख रहे थे कि भादव के पहले ही उस सप्ताह में हमें देखने को मिल रहा है कि बारिश हो रही है। तो स्थिति है कि भारत में ठीक है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उधर थोड़ा-सा कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी एवरेज रेनफॉल से कम है। लेकिन यही है कि जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में अल नीनो का भारत के ऊपर मुझे थोड़ा-सा कम मामला लग रहा है, अगर मैं खुद अपने उससे कहूँ। लेकिन जो दूसरा फर्टिलाइज़र वाला बता रहे हैं, एलपीजी वाला, तेल, ब्रेंट क्रूड महँगे होने वाला और मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम्स का जो मामला बताया जा रहा है, मुझे वो चीज़ें थोड़ी ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो चीज़ें रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा सकती हैं। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इमरान खान को 2 दिन के लिए अस्पताल में भेजा जाए। कौन-सी समस्या से इस समय जूझ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी पा भारतीय जो क्रिकेटर्स थे उनके द्वारा भी शायद एक लेटर लिखा गया था कि थोड़ी रहम बरती जाए इमरान खान के लिए। लेकिन अब जो पाक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये बोला है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, आपको आपने सही याद दिलवाया कि उनके बोर्ड के मेडिकल ग्राउंड के लिए भारत के भी क्रिकेटर्स ने पहले बोला था। अभी अस्पताल भेजने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ट्रांसफ़र किया जाए। उनकी सेहत की जाँच और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाए। पाकिस्तान के वो साबका प्रधानमंत्री हैं।
कोर्ट ने इमरान की बहनों से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि बहनों से मुलाकात कराना कोई एहसान नहीं बल्कि उनका मौलिक अधिकार है। अदालत ने पिछले 3 साल में इमरान और उसकी बहनों के बीच हुई सभी मुलाकातों की जानकारी भी माँगी है। इमरान के बेटों से उनकी बातचीत और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जानकारी भी देने के लिए कहा है। पिछली बार तो आपको ध्यान हो जब तो आँखों का मामला था कि उनकी एक आँख बहुत प्रॉब्लम में थी। तो ख़ैर 3 साल से वो जेल में है, आपको पता होगा अगस्त 2023 से ही वो उनको गिरफ्तार किया गया था, तभी से वो जेल में है। जो उनकी बहन है, वो उज़्मा खानम, वो लगातार मीडिया में अपनी बात रखती रहती हैं। 2025 में 2 दिसंबर 2025 में उनकी बहन ने उनसे मुलाकात की थी। उस समय भी उन्होंने बाहर आके यही कहा था कि भई जो इमरान खान की जो हालत है, मेडिकल हालत है, वो ठीक नहीं है। उसी के बाद ये सारा मामला चला था। उसी के बाद आपको पता हो कि भारत के क्रिकेटर्स ने भी आपने सही याद दिलवाया कि लिखा था। देखिए को लेकर ब्लड जी, प्रेशर के उतार-चढ़ाव का मामला, दिल की धड़कन तेज़ होने का मामला है, काफ़ी मानसिक दबाव की समस्या भी सामने आ रही है। तो ख़ैर वो आँखों का तो था ही पिछली बार। तो अब देखते हैं क्या है मामला। कोर्ट कह रहा है कि इमरान की सेहत पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और हम पुरानी फ़ोटोज़ भी देखते तो उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट वग़ैरह में जो पेश होते थे, अब तो वो भी नहीं हो रहा। तो वही उसी में ही उसी की फ़ोटोएँ होती थी। ख़ैर अभी मेडिकल बोर्ड बनेगा तो देखते हैं कि क्या क्या स्थिति उनकी रहती है। जी। इससे आगे बढ़ें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जो रिपोर्ट अब सामने है आई है, उसमें सबसे चर्चित नाम चंपत और मिश्रा दोनों ही गायब हैं। सेटिंग हो गई? हाँ, गुरप्रीत अब जैसे हम लगातार इस खबर को जब शुरू से इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि भई बड़े जो जो लोग बड़े हैं वो बच जाएँगे और छोटे-मोटे जो हैं, उनको रगड़ दिया जाएगा, हुआ भी यही। एसआईटी ने जो हालाँकि ये भी आप ध्यान रखिए कि जो एसआईटी बनाई गई, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई, तो उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी। उसमें ट्रस्ट के जो महासचिव रहे चंपत राय और जो सदस्य है डॉक्टर अनिल मिश्रा, दोनों का नाम नहीं है और दोनों ही आपको पता है कि मेन उस जगह के कर्ता-धर्ता हैं। ख़ैर, बाकी 8 आरोपी जिनका नाम लिखा गया है, वो तो पहले ही जेल में हैं, वो तो आपको पता ही है। तो जो यूपी का जो गृह विभाग है, होम मिनिस्ट्री है, उसने रिपोर्ट लिखा है और उसमें ये जो अभी जो रिपोर्ट सौंपी है, वो एक तो सरकार को, एक महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपी है। तो 2 सितंबर को ट्रस्ट की जो बैठक वगैरह होगी उसमें रखा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। उसमें हालाँकि उसमें जो लोग शामिल थे, जो अफ़सर एसआईटी में शामिल थे, वो ऑलरेडी वो भी विवादास्पद चेहरे रहे हैं। पहली एसआईटी थी तो उसमें तो विजय विश्वास पंत थे और अनिल रतन कुमार थे और भी कई लोग थे। उनके उनके ऊपर पहले ही चीज़ें रही हैं। सेम जो अब बाद में बनी एसआईटी उसमें भी बहुत सारी दिक्कत हैं। 2 दिन बाद 23 जून को ये सारा मामला शुरू हुआ था, आपको ध्यान हो, तो उसके 2 दिन बाद ही 8 लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली गई थी और सारे इस किस्म के थे कि जिनको मतलब दान किसी की दान पात्रों की देख-रेख का मामला था, कोई बेचारा साफ-सफाई वाला था, कोई कैश काउंटिंग के स्टाफ का प्रभारी था, कोई मतलब ऐसे लोग थे जो मतलब बहुत गरीब घरों से और बहुत जिनके छोटे काम थे, उन्हीं को ही उलझा के उन्हीं को फँसा दिया जा रहा है। तो ख़ैर अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी 3-4 याचिकाएँ चल रही हैं और उसमें ट्रस्ट का लेन-देन और ये सारे मामले चल ही रहे हैं। उस वो बात उन बातों के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि कैसे जो ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं, उनके रिश्तेदारों ने लाखों रुपए की ज़मीनें खरीदी और 20 मिनट बाद ही करोड़ों रुपए की ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। तो उस उन सब बातों के बारे में बात कोई नहीं कर रहा है, तो एसआईटी में उन सब डिटेल्स का ज़िक्र भी नहीं है। तो वो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक लगी कि एसआईटी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ग्राउंड स्टाफ था, उसको लपेट लिया है और जो मेन जो कर्ता-धर्ता हैं, उनके नाम तक अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखे हैं। जी। इससे आगे बढ़ें तो सोनिया गांधी ने पीएम पद ठुकराने की वजह बताई है। क्या है ये वजह और कब और कैसे बताई है ये उन्होंने? देखिए सोनिया गांधी किताब उनकी 10 नवंबर को प्रकाशित होगी, हालाँकि वो अपनी किताब लिख रही हैं और किताब है बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव।
तो किताब में सोनिया गांधी ने इटली में बिताए अपन बचपन से लेकर कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से जो मुलाकात तक का ज़िक्र किया है। इस किताब में नेहरू गांधी परिवार में शादी और परिवार में हुई हत्याओं के बाद बदली ज़िंदगी के बारे में लिखा है। इसमें राजनीति में उनके सफ़र और 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं। उनका एक कोट है, दुख और अपनों का खोना इन दोनों कारणों ने मुझे राजनीति की दुनिया में पहुंचा दिया। इसके पहले मैं अपनी निजी जिंदगी में के बारे में बात नहीं करती थी। तो खैर, ये जो पूरी किताब है, सोनिया गांधी कह रही हैं कि सोनिया ने कहा है कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनके इरादों, कामों और मानवीय पहलुओं को उस तरह से नहीं समझा गया। कई मायनों में यह किताब उनकी इंसानियत को समर्पित है। उनके मुताबिक किताब उनके जीवन के साथ-साथ भारत में करीब 6 दशकों के दौरान हुए राजनीतिक, सामाजिक बदलावों को देखने का एक अलग नज़रिया भी देती है। जब मैंने राजनीति से कुछ दूरी बनाकर पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखा, तो मुझे अपनी कहानी में प्यार और वफ़ादारी का एक धागा साफ नज़र आया है। यह धागा इटली के एक छोटे से शहर में बिताए साधारण बचपन से शुरू होकर भारत में राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू के रूप में बिताने तक जाता है। तो ख़ैर, किताब आएगी तो पढ़ के बताया जा सकता है कि वो चीज़ों को कैसे देखती हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में आपको पता ही है कि ख़ासकर जहाँ से जिस हिसाब से वो 6 दशकों की बात कर रही हैं, तो समझ में आ रहा है कि वो लड़ी को 1970 से पकड़ेंगी। तो 1970, 1980, 1990 और अब आपको पता है कि 26 साल इस सदी के बीच बीत चुके हैं, तो 60 साल कहीं न कहीं भारत की राजनीति के होंगे और नो डाउट गांधी परिवार की बहू रही हैं, इम्पोर्टेंट फिगर रही हैं, 2004 में डिसाइडिंग फैक्टर रही हैं। लोग कह रहे थे खुद प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन खैर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, तो उन्होंने पद ठुकराया। तो ये कई सारी चीजें हैं, तो यही दर्शाती हैं कि उनकी जो किताब आएगी वो कम से कम जो 60 साल का उनके इर्द गिर्द जीवन रहा होगा उसके बारे जी, में बात करेगी। हालाँकि अभी तक आप देखते हैं कि राइट विंग का सोनिया गांधी के बारे में बहुत सारा प्रचार होता है। लेकिन सोनिया जी, गांधी के किरदार के बारे में असल में वो कैसा रहा है, उनके जीवन के बारे में सब जानना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए राजीव गांधी तक चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल रही हैं, आपको ध्यान हो। गुरप्रीत मतलब राजीव गांधी की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी हम अगर याद करेंगे तो आज भी दिल काँप जाता है कि बहुत घटिया किस्म की स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं और बहुत अजीब-अजीब उन्होंने हर काम भी किए हैं। देखिए जी, बाबरी मस्जिद में जो ताला लगा हुआ था, उसको खुलवाने वाले राजीव गांधी थे। ठीक है, बाद में वो मंदिर आंदोलन वगैरह हुआ और बाबरी मस्जिद ढाई गई, लेकिन काम उन्होंने शुरू किया था। ठीक है? और आपको ध्यान हो कि जो उस फेमस जो केस था शायद बानो वाला, वो भी उनके कार्यकाल का ही था। आपको मतलब राजीव गांधी की वो स्टेटमेंट आफ्टर इंदिरा गांधीज़ डेथ की और जो दिल्ली में दंगों के बाद दिल्ली में जो दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे हुए, सिखों का जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट थी, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो बहुत घटिया-घटिया चीज़ें उनके जीवन में रही हैं। इंदिरा गांधी के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम, आरोप रहे हैं, आपको पता है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि एक एक गैप है आफ्टर राजीव गांधीज़ डेथ, मतलब 5-7 साल आपको गांधी परिवार में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। सडनली 1997-98 में दोबारा से सोनिया गांधी नेशनल सीन में उभर कर आ रही हैं। सीताराम केसरी के बाद सोनिया गांधी आपको फ्रेम में दिख रही हैं गांधी परिवार के में, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो एनडीए की जो सरकार थी 2004 के बाद, उसको हराने में सोनिया गांधी ने सारे यूपीए को इकट्ठा किया, बहुत सारे अलायंस बनाए। मुझे जैसे एक एक बड़ी दिलचस्प बात याद आती है, रामविलास पासवान अब इस हमारे बीच में नहीं है। रामविलास पासवान हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते थे, जब मैं दिल्ली में शावक रिपोर्टर होता था, तो वो एक दिन उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी का अलायंस छोड़ के सोनिया गांधी के यूपीए में कैसे शामिल हुए थे? तो वो बोले कि सुबह-सुबह मैं तो अपने वो बाथरूम में नहा रहा था, मेरी पत्नी बाहर थी और एकदम से वो अंदर दौड़ के आई कि सोनिया गांधी मिलने आई हैं। तो मैंने फटाफट अपना कुर्ता पहना और मैं बाहर आया। तो बोले कि ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे उन्होंने 15 मिनट मेरे से बात की और एकदम से उन्होंने मेरे को अपना बना लिया और मैं एनडीए छोड़ के और यूपीए की सवारी में चढ़ गया। और उन्होंने और भी कई ऐसी बातें बताई, तो मुझे लगा कि एक जिसको जिस हिसाब से उस
महिला को जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया जाता है और जो बोला जाता था उनके बारे में आपको पता ही है। तो वो एक एक दिलचस्प था कि 10 साल जो राज रहा कांग्रेस का आफ्टर मतलब 1990 के बाद तो ये माना जाता है ना कि भारत जब बाबरी मस्जिद गिरी कि भारत की राजनीति में हिंदुत्व का प्रकोप हो गया। और वो जी, दिखा भी लगातार भई अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल उस समय हुकूमत में रह गए। हालाँकि कई बार एक एक दिन तो एक बार तो उनकी 13 दिन की सरकार थी, लेकिन बाद में वो 5 साल की स्टेबल सरकार रही। तो लोगों को लग रहा था कि दोबारा रिपीट करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी और इंडिया शाइनिंग जैसे नारे थे। तो लेकिन ख़ैर सोनिया गांधी का जो पॉलिटिकल क्लेवरनेस थी वो दिखी। ख़ैर 2014 के बाद दोबारा डिस्क्रेडिट हो जाना और नरेंद्र मोदी का राइज़। उसके बाद गांधी परिवार दोबारा सत्ता में नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस 90% चुनाव हार जाती है। स्टेट्स के 80% क्या मतलब स्ट्राइक रेट बताते हैं कि तकरीबन 80% चुनाव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हार गए हैं। तो स्थिति ये है कि मेरे को लगता है कि ये जो खासकर 1995 के बाद की जो कांग्रेस का जीवन है और गांधी परिवार का जीवन है, इसके बारे में बहुत सारा इंटरेस्ट है लोगों को जानने का। ये अभी पब्लिक नहीं है। जैसे उससे जी, पहले का जैसे मैंने बताया कि राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी के 50 किताबें उनके ऊपर आ चुकी हैं, 50 क्रिटिसिज़्म उनके मौजूद हैं। लेकिन 95 के बाद का जो गांधी परिवार है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं और उनके बारे में से अभी सीरियस एलिगेशंस भी नहीं हैं। नो डाउट भ्रष्टाचार वगैरह के लगाए गए और वो लेकिन सारे वो बीजेपी ने खड़े किए हुए आरोप थे, तो लोग उन पे ऊपर उतना यकीन करते नहीं। तो ख़ैर वो तो उनकी किताब पढ़ के इसलिए मतलब मेरी भी बतौर आप कहें कि पॉलिटिकल कमेंटेटर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी सोनिया गांधी की किताब में है। जी। इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं अलग-अलग स्टेट्स में। बिहार जताने वाला जो तावड़े है उसको यूपी प्रभारी बनाया गया है। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ये जानने में है कि सतीश पूनिया जिनको पंजाब में लगाया गया है वो कौन है? कहाँ से आते हैं? क्या उनकी बैकग्राउंड है? क्योंकि वो पंजाब को प्रभावित करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आपको पता है कि मंगलवार को उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नियुक्त की थी। उसमें पंजाब के तो आपको पता हो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया है गुजरात का, गुजरात उनको भेज दिया गया है। तो ख़ैर सतीश पूनिया राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में वो एमएलए का चुनाव तो हार गए थे, अब फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया गया बीजेपी की तरफ से। वो हरियाणा के इंचार्ज थे। 2024 के जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो, बीजेपी की तरफ से। और उन्होंने ही सारा हरियाणा का चुनाव देखा और ये माना जा रहा था कि हरियाणा का चुनाव तो कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। वो चुनाव उन्होंने पलट दिया। तो ख़ैर इस किस्म के व्यक्तित्व है। वैसे कोई ऐसे कहें कि कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं है सतीश पूनिया। तो कोई उस किस्म के आरोप नहीं है। पर ख़ैर देखते हैं कि पंजाब के मामले में किस किस्म के डिसीज़न लेते हैं क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो थिंकिंग है वो तो आपको पता ही है किस किस्म की है। बड़े मतलब सफल नेता भी नहीं कह सकते इलेक्टोरली क्योंकि राजस्थान में खुद का चुनाव तो हार ही गए थे। हाँ, ठीक है कि हरियाणा में बीजेपी का जीत का सेहरा उनके ऊपर सजा था। तावड़े के सर पे महाराष्ट्र की जीत का मामला है, तो उनको यही देखा जा रहा है कि भाई विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र को भी जितवा दिया, तो शायद अब उत्तर प्रदेश को भी जितवा देंगे, तो इसलिए उनको लगाया गया है। नो डाउट विनोद तावड़े बीजेपी में सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट लॉबी से कनेक्टेड है। मतलब ये माना जाता है कि आफ्टर नरेंद्र मोदी, अडानी के दूसरे व्यक्ति विनोद तावड़े हैं। तो नो डाउट खींच के भी आएँगे चीज़ें। यही है अभी पंजाब उनके लिए मेरे को लगता है कि सतीश पूनिया के लिए बड़ी परीक्षा रहेगी। हालाँकि जो राइट विंग समर्थित पत्रकार हैं, वो काफ़ी उनसे दिख रहे हैं प्रभावित और उनको उनकी बड़ी-बड़ी स्तुतियाँ गाई जा रही हैं सतीश पूनिया की। लेकिन मेरे को डाउट है कि पंजाब में वो कुछ कर पाएँगे। पंजाब अब एक अलग सूबा है, अलग तरीके का मामला है। तो सतीश पूनिया लगा लो या फिर बेशक से यहाँ पे विनोद तावड़े लगा देते हैं, खुद नितिन नबीन यहाँ पे चुनाव लड़ने आ जाते हैं पंजाब में, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी की दाल पंजाब में गलेगी। जी। इससे आगे बढ़ें तो खड़गे ने अमित शाह को जवाब दिया है कि मैं जब विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे।
ये देशभक्ति ना सिखाएँ मुझे, ये क्यों कहा है उन्होंने? जो शुद्धिकरण किया गया था स्टेज का, उसका मामला अभी तक चल रहा है? कह सकते हो एक तरह से उसी का ही मामला आप मान सकते हो कि उसी का ही मामला है। हाँ, और देखिए, खड़गे साहब को लेकर अमित शाह ने भी बड़ा अजीब अजीब बयान दिया था। तो उन्होंने एक हिसाब से धर्म विरोधी दिखाने की कोशिश की थी। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही है कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हम हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने उन्होंने ये बात कही है। खड़गे ने कहा बीजेपी धर्म विरोधी है, क्योंकि जब मैंने 8 अगस्त को उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान पर सभा की थी तो 2 दिन बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया। ऐसा लगा जैसे मुझे अछूत माना गया हो। क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? देश में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है? तो खैर, अ, 16 अगस्त को आपको पता हो कि अमित शाह ने एक आरोप भी लगाया था, कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। बीच में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को गाना गाने से रोकने के लिए कहा था। तो तब उसके उसको लेकर भी खड़गे के मन में मतलब खटका हुआ था और उन्होंने कहा कि ये अमित शाह मुझे देशभक्ति नहीं सिखा सकते। तो ये मामला है। जी। इससे आगे बढ़े तो मुंबई टीआईएसएस के दीक्षांत ने सीजेआई के चीफ गेस्ट नहीं होंगे, ये क्या मामला है? अभी एक और जगह से सीजेआई को गेस्ट नहीं बनाए जाने की मांग उठी है। देखिए, हैदराबाद जो नाल साल का विवाद था, हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी वाला, उसके बाद अब मुंबई में जो टिस का प्रोग्राम था, उसमें भी उनको डिग्रियाँ बाँटनी थी स्टूडेंट्स को, लेकिन जो मुंबई टिस ने ये फैसला लिया है कि उनको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पर भी विरोध कर रहे थे। तो ये इज्जत रह गई है भाई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, कि उनके हाथ से बच्चे डिग्री नहीं लेना चाह रहे। पहले खुद लॉ के जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके बच्चों ने मना कर दिया। अब मुंबई टिस, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का ये माना जाता है कि वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो देश के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। तो ये अपने आप में ही बेइज्जती वाली बात है। और ये सोचना भी चाहिए कि इतना लो लेवल कैसे उनका सेट हुआ है। इंडियन जुडिशरी का, जैसे हम कई बार कह ही रहे हैं, कि बड़ी अजीब स्थिति है, क्रेडिबिलिटी घेरे में है। और उसकी उसका साफ झलक स्टूडेंट्स में दिख रही है। स्टूडेंट बिल्कुल रीढ़ की हड्डी वो अपनी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से हमें डिग्री लेनी ही नहीं है। तो काफी ये खबर पढ़ के मुझे भी वो लगा कि हाँ, वाकई स्टूडेंट अपनी रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं।